डस्ट ऑफ स्नो आपके फर्स्ट पोएम है और क्लास 10th की बहुत ही शॉर्ट पोएम, जस्ट 1 पैराग्राफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इसका सबसे पहले मैसेज देखते हैं। The short poem by Robert Frost throws light upon the unimaginable healing power of the nature and tiny things. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में क्या कहा है कि बहुत जो छोटी छोटी चीजें हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है, कभी कभी छोटी चीजों का इम्पैक्ट भी बड़ा हो जाता है, और कैसे ये जो नेचर है, हमारे आसपास नेचुरल चीजें हैं, ये कितना आपको हील करने में, आपको अंदर से अच्छा फील कराने में हेल्पफुल होती है, राइट? फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज नथिंग दैट कैन बी क्योर्ड बाय नेचर। बैड मूड हो, खराब आपकी तबीयत हो, हेल्थ खराब हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेचर से हील नहीं किया जा सकता। The author was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted snow upon him. तो ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है आपके, और उनका यही ऐसा ही एक दिन था जो बहुत गंदा जा रहा था, और तभी क्या हुआ, एक हेमलॉक ट्री से वो जब गुजर रहे थे, वहां पे क्रो पर्च किया बैठा और उनके ऊपर जो स्नो गिरी, उससे उनका मूड में अपलिफ्टमेंट हुआ। The snow instantly makes him happier. एकदम ही उनका मूड हैप्पी हो गया। His day gets a lot better, क्योंकि पहले से उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा था, बट अब बेटर हुआ। Thus, the supremacy of nature as a whole made him realize how petty this problem was. अब सुबह से जब उनका प्रॉब्लम चल रहा था, अब जब उनका मूड अच्छा हुआ तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि नेचर ने उनके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और कितनी छोटी प्रॉब्लम थी जो नेचर आराम से ठीक कर पाई, राइट? तो ये मैसेज था आपका। नेक्स्ट देखते हैं थीम। The small poem Dust of Snow is based on the idea that nature is a perennial source of joy. नेचर आपकी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ जॉय है, एक बेसिक सोर्स ऑफ जॉय है, जहां से आप अपने लिए खुशी को विड्रॉ कर सकते हैं। The poet reveals that contact with nature provides a healing touch. आप जब नेचर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो आपको एक हीलिंग टच मिलता है, जिससे आपको अच्छा फील होता है। अभी समर वेकेशंस जब आते हैं, तो आप बताइए, अगर हम माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं, हिली स्टेशन पे जाते हैं, वहां पे एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है, पानी जा रहा है, सुंदर से बादल है, पेड़ पौधे हैं, क्या आपको ये सीन देख के अच्छा नहीं लगता है? एकदम हमारे मुंह से निकलता है वाह, है ना? या आप और भी अगर ऊपर जाएंगे जहाँ बर्फ वगैरह पड़ी हुई है, आपको वो सीन देख के फिर से आपके दिल से एकदम निकलेगा व्हाट अ सीन इट इज। सो ये आपको अंदर से अच्छा फील कराते हैं, ये नेचर है जो आपको हील करती है, राइट? सो इवन दोज ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर व्हिच वी टेंड टू ट्रीट एज हैविंग नेगेटिव, उन नेचर के एस्पेक्ट्स को जिनको हम नेगेटिव बोलते हैं, इनऑस्पिशियस बोलते हैं, उनको इन चीजों से एसोसिएट करते हैं। सो देखिए आपको क्या वर्ड्स यूज करने हैं, नेगेटिव या इनऑस्पिशियस एसोसिएशंस। हमेशा नेगेटिव अपने आंसर्स में मत लिखिएगा, प्लीज यूज द वर्ड इनऑस्पिशियस एसोसिएशंस कैन बी इफेक्टिव इन डिस्पेलिंग द ग्लूम इन अ पर्सन्स माइंड। ग्लूम का मतलब होता है सैड, तो जो आपके दिमाग में सैडनेस है, आपके अंदर दिल में है सैडनेस है, उसको ये नेगेटिव और जो इनऑस्पिशियस आपके एसोसिएशंस है वो तक खत्म कर सकते हैं। इतनी पावर है नेचर के अंदर। आगे देखिए नेगेटिव और इनऑस्पिशियस एसोसिएशंस क्या है। Therefore, the poem contains the idea that nothing in nature is ugly, inauspicious or unpleasant. So रॉबर्ट फ्रॉस्ट लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि नेचर में कुछ भी अगली, अनऑस्पिशियस या फिर अनप्लेजेंट नहीं होता है कुछ भी। नेचर पूरे तरीके से अपने आप में बहुत सुंदर है। Even a crow, a handful of dust of snow, ये देखिए, ये है आपके वो इनऑस्पिशियस फैक्टर्स। क्रो जो ब्लैक है और उसके काव को हम हमेशा बोलते हैं कि यार ये बड़ा ही नेगेटिविटी देता है। स्नो को हम हमेशा एंड ऑफ लाइफ एंड डेथ की तरफ सिग्निफाई करते हैं। एंड जो
वो तो है ही पॉइजनस, राइट? So they can be instrumental in turning melancholy into the cheerfulness. Melancholy का मतलब भी sad होता है. So आप देखेंगे अब अपने एक ही पैराग्राफ में कितने synonyms यूज किए हैं, बार बार sad नहीं बोला है. So gloomy, melancholy ये words यूज करने हैं, और into cheerfulness का मतलब होता है happy. ठीक है? The poem thus emphasizes that sometimes seemingly insignificant events can bring about a significant change in our lives. कभी-कभी हमने जो नहीं भी सोचा था वो भी हमारे वो छोटे-छोटे जो इंस्टेंसेस होते हैं हमें हैप्पी कर देते हैं, हमारे अंदर बड़े चेंजेस ला देते हैं. So insignificant things can bring significant changes in our life, right? Next आता है इसका टाइटल. Now dust is sometimes something that is modest, unassuming and humble, yet the poet has chosen to call the poem Dust of Snow. मतलब स्नो के ऊपर बात समझ में आती है, लेकिन यूजिंग द वर्ड डस्ट ये तो बहुत ही टाइनी हो जाता है, उसके ऊपर इतना थॉटफुल होना, फिर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसको अपने टाइटल में एंगेज किया है. In order to bring home the idea that it is not only glamour, grandeur या splendor of nature, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके अंदर. मैंने अभी आपको बोला ना, insignificant factors making the significant changes in your life. So insignificant मतलब छोटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी. इसीलिए dust को उसने, क्योंकि ये बहुत small होता है, so it is representing the insignificant factors. So insignificant उसको दिखाना था, इसलिए उन्होंने स्नो ना लेके डस्ट ऑफ स्नो लिया है. आप समझ रहे कितना थॉटफुल होता है ये सब. चलिए, so glamour, grandeur and splendor of nature that fascinate the human mind. Even its most humble, ordinary and simple aspects like handful of snow have the capacity to deeply impact us. वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक मुट्ठी भर स्नो भी हमारे अंदर इतना इम्पैक्ट डाल सकती है. सुबह से पूरा दिन मूड खराब है और अचानक आपको वो ग्लूमी और मेलंकली मूड जो है that turns into a cheerful one, right? So as the poem narrates how a handful of fine particles of snow falling onto the poet swept away all his melancholy and replaced it with joy and hope. The title is appropriate and well chosen. So this shows कि हमारा टाइटल बिल्कुल appropriate है, right? चलिए, आती है अब हमारी पोएम. आप देख रहे हैं, it is this small. चलिए, the way a crow shook down on me. shook का मतलब है shake, ठीक है? The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So dust of snow गिरी hemlock tree से होते हुए. Hemlock is a poisonous tree. Has given my heart a change of mood. उसी ने मेरे हार्ट को चेंज कर दिया, मेरे दिल को, जो मेरा melancholy sad mood था उसे उसने चेंज कर दिया. And saved some part of a day I had rued. और उसने जो बाकी बचा हुआ दिन था, जो मेरा rued मतलब held in regret, जो मेरा खराब हो चुका था दिन, उसको उसने चेंज कर दिया. Right? So 3 word meanings. शूक का शेक हो जाएगा. हेमलॉक एक आपका पॉइजनस ट्री है, और rued मतलब खराब हो जाता है. हेल्ड इन रिग्रेट मतलब सोचना यार मेरा दिन खराब हो गया, ये हो गया. सो रिग्रेट में रहना, ठीक है? तो जो मैं एक rued में था, मैं रिग्रेट में था कि मेरा दिन खराब हो गया, वो अब चेंज हो गया. इसका डीप एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Okay, the poem is set in a scene where the poet is in a bad mood and is walking by a tree, a hemlock tree. Poet bad mood में है और वो जो है जा रहा है एक hemlock tree के नीचे से. Now hemlock tree is a poisonous tree. Okay, as he passes by, a crow happens to throw some snow dust on him. और जब वो वहाँ से जा रहे थे तो एक crow tree पे बैठा और उसकी वजह से उनके ऊपर कुछ particles snow के गिर गए. Whether it falls on his head or shoulders is unknown. ये नहीं बताया सिर पे गिरी, शोल्डर पे गिरी, कहाँ गिरी. As there is
is no specific mention in the poem. Also, the readers are left in doubt about the bird's specific action. ये भी नहीं बोला है कि bird के किस action की वजह से उनके ऊपर वो गिरी है. Whether the crow was landing, shivering with cold, readjusting itself on the branch, क्या हुआ है, but it was just perching on the branch, right? So आप भी यही words use करेंगे. और taking off, it happened to send some particles of snow upon the author. Now here the two agents of nature कौन कौन से हैं? The hemlock tree and the crow. ये दोनों क्या signify करते हैं? The sadness and the gloom. ठीक है, ये sadness और gloom दिखाते हैं like the poet's mood was in the opening scene. बिल्कुल वैसे ही जैसे poet का mood था शुरुआत में. ठीक है. Okay, for reasons unknown, reason नहीं बताया है. The author was having a terrible day. बहुत खराब दिन जा रहा था उनका. But the falling of the snow on his head lifted his mood instantly. उसके स्नो के गिरने से उनका जो मूड था वो थोड़ा सा इंस्टेंटली अच्छा हो गया. He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree. बस किसकी वजह से ये पूरा उनका जो मूड था वो सेव हुआ? सिर्फ एक हैमलॉक ट्री और एक क्रो की वजह से. लेकिन आपको याद है उन दोनों को वो हम क्या एक इनऑस्पिशियस एसोसिएशंस के साथ जोड़ते हैं. ठीक है. Now generally hemlock tree and crow are used for negative references where the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness too. यही हमारा थीम भी है कि जो inauspicious things हैं वो भी joy और happiness ला सकती हैं. One must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless you. तो जिस भी तरीके से नेचर आपको ब्लेस करने के लिए चूज कर रही है आप उसको ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करें. उसको आप ज़्यादा जज ना करें या ये तो नेगेटिव है, ये इनऑस्पिशियस है, कहते हैं ना अपशगुन हो गया. सो ये सब नेचर है. नेचर कैन नेवर बी डिजास्टरस. जस्ट वी नीड टू ओपन आवर हैंड्स एंड एक्सेप्ट द नेचर, राइट. तो ये आपका था चैप्टर एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊंगी. जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स तैयारी करके अपने एग्जाम्स की तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए. थैंक यू.